हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फिजिक्स का एक नया चैप्टर दैट इज वेव ऑप्टिक्स, जो कि एमएसटीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम एक वन शॉट में देखेंगे। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमएसटीसीटी में 3 to 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से, सो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एज पर एमएसटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठीक है, कॉपी पेंसिल लीजिए, नोट्स बनाना चालू करें। लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, ठीक है। वेयर v जो है वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी होता है एंड लैम्डा दिस इज द वेवलेंथ, ठीक है। ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें यही इक्वेशन काम आने वाला है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शुरुआत के इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसके बाद आता है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ हमने 10th में भी सीखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि स्नेल्स लॉ के अलग अलग फॉर्म, ठीक है, वो जानना जरूरी है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। पर उसके बाद भी हमारे बहुत सारे फॉर्म है जो कि अभी हम यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाता है? इज इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है। ये C1 बाय C2 क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, C1 बाय C2। फर्स्ट वाली वेलोसिटी लाइट का, सेकेंड वाली वेलोसिटी लाइट का, ओके। नेक्स्ट इसके बाद इसका ही रिलेशन किसके साथ होता है? वेवलेंथ के साथ, दैट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ठीक है। इसके बाद इसका और एक फॉर्म हम लिख सकते हैं, दैट इज μ2 बाय μ1, और इसका ही मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो ये रिलेशंस होते हैं स्नेल्स लॉ के अलग अलग फॉर्मेट में, जो कि आपको दिमाग में रखना है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर और उसके अलग रिलेशंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सब के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो आता है हमें, वो इस पे आता है, म्यू इक्वल्स टू सी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय सी ऑफ मीडियम, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, सी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय सी ऑफ मीडियम इज म्यू। अगेन इसी के बेसिस पे हम ये भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये कुछ दो फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखना है एज पर बेसिक्स ऑफ दिस स्नेल्स लॉ, ठीक है। हमने दो चीज लिखा, आराम से इसके नोट्स बनाए, याद करें कैसे अप्लाई करना है, वी विल सी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसके बाद आता है थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज वेव नंबर। अब वेव नंबर को बताया जाता है किसके, इसका सिंबल है लैम्डा के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, और इसका रिलेशन होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, सिंपल, दैट इज द फार्मूला। वेव नंबर लैम्डा के ऊपर बार लगा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, मतलब जो भी आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी उसका अगर आप इनवर्स कर देंगे तो आपको वेव नंबर मिल जाता है। अगला क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को हम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आईसी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो ये आईसी जो दिखाई दे रहा है, दिस आईसी इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इनके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आईसी, दिस इज द फार्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। ब्रीविस्टर्स लॉ। अब ब्रीविस्टर्स लॉ को भी सेम वही फार्मूले से डिराइव करते हैं, मतलब स्टार्ट तो होता है म्यू से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, बट आगे चल के ये ब्रीविस्टर्स लॉ का फार्मूला डायरेक्ट tan IP हो जाता है, वेयर ये जो IP है ये हमारा पोलराइजिंग एंगल है, tan IP इज पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। क्लियर? ठीक, एकदम सीधी सीधी थ्योरी है, सिंपल है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से आगे हैं, क्योंकि यहाँ जब तक ये सिखा रहा हूँ तब तक तो आसान है, इसके प्रॉब्लम्स भी आसान आएंगे, बट कॉन्सेप्ट्स जहाँ डेवलप करने हैं वहां पे सही से समझाया जाएगा। आगे नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है कि म्यू ऑफ, ठीक है, एयर इनटू हाइट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म। अब ये कैसे हमको अप्लाई करना है वो हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे आगे चल के, डोंट वरी अबाउट दैट। हम जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट करके रखें इस फार्मूला। एंड लास्ट एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमने ऑलरेडी 11 में सीखा है, दैट इज I माइनस R होता है। सो इसको भी एक नोट करके रखें, जो कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज दी फर्स्ट बेसिक्स पार्ट जो हमको मालूम होने चाहिए, एंड इसके बाद चालू होगा सेकेंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इसके अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आता है कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, मतलब अगर दो वेव्स ऑफ लाइट अगर एक सोर्स से आ रही है, तो वहां पे हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी?
ठीक है। तो उसके ये एमसीक्यू के बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑलरेडी हम टेक्स्ट बुक के अंदर 4 सीख रहे रहते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि ये 7 हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो नोट करेंगे सारी बातों को। पहली चीज कि सोर्स मस्ट बी, अब अगर एक स्टेडी इंटरफेरेंस चाहिए तो सोर्स जो आ रहे हैं, सोर्सेज मतलब क्या कि ये दो अलग अलग तरीके से सोर्स रिमूव हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और देन इसके बाद ये अगर यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे तो वो सोर्सेज मस्ट भी क्या होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, दोनों ही सोर्स की लाइट अगर रेड है तो रेड कलर की मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट पास होनी चाहिए, ठीक है। ब्लू है तो ब्लू, रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, तो द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। अगला, सोर्सेज मस्ट बी इंटेंस, ठीक है। इंटेंस मतलब एक इंटेंसिटी से ही दोनों का इंटेंशन, मतलब क्या कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है पहले वाले की अगर समथिंग वाट कुछ इंटेंस से लाइट पास हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए, जितनी इसकी इंटेंसिटी उतनी इसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सोर्सेज मस्ट बी, अब ये सोर्सेज जो होने चाहिए वो नैरो होने चाहिए, मतलब क्या कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट अगर इधर से निकल रहे तो ये डिस्टेंस इतना इज ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये नहीं होना चाहिए, तो इंटेंस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपको दिमाग में रखने कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, सोर्सेज मस्ट बी इंटेंस एंड सोर्सेज मस्ट बी नैरो, ठीक है। ये 4 पॉइंट। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है फेज डिफरेंस के बारे में कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो इनके लिए अगर हमें स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो हमारा सोर्स जो होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये भी एक ध्यान में रखेंगे कि सोर्सेज पाथ डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। अगेन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट मस्ट बी लार्ज। तो डिस्टेंस जो होता है सोर्स और स्लिट के बीच में, मतलब क्या कि ये सोर्स है बराबर और ये स्लिट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी लार्ज। लार्ज मतलब ज्यादा, कैपिटल डी शुड बी, मतलब कैपिटल डी, इसको हम बताते भी कैपिटल डी से, जो आगे मैं बताने वाला हूं ऑलरेडी आपने क्लास में अपने सीखा होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और स्लिट के बीच में जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्मॉल, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। सेम ये जो पॉइंट बता रहा है वही ये पॉइंट बता रहा है, बस कहने का मेरा मतलब अलग अलग हो गया है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। ओके, ये हो गया हमारे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो इसके ऊपर सीटी बहुत ज्यादा सवाल पूछता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी के ऊपर। फिक्स है कि 4 सवाल आने वाले हैं, उसमें से एक सवाल शायद तक चांसेस है कि यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है कि A1 by A2 ये हमारे एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है। ये I1 by I2 क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी I1 by I2 को हमें कभी-कभी हम इस्तेमाल करते हैं W1 by W2, मतलब ये क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ है, Amax by Amin लिखा है, इसके बाद Imax by Imin लिखा हुआ है। सो अब इसके लिए मैं एक रिलेशन देने वाला हूं। पहली चीज, अगर आपको A1 by A2 दे दिया गया है और बोला कि इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी का रेशो बताओ या फिर विड्थ का रेशो बताओ, तो कैसे सॉल्व करके, इसके रिलेशन के हिसाब से A1 by A2 इसका होल स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो आपको इंटेंसिटी के रेशोज मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, बोल क्या रहा हूं मैं कि अगर A1 by A2 का मतलब हमें पता है, A1 A2 दे के रखा हुआ है, हमको बोला है कि I1 by I2 फाइंड करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब A1 by I2 का स्क्वायर कर दिया, सो यू विल गेट I1 by I2 या फिर W1 by W2। नेक्स्ट, अगर ठीक है यही चीज दी हुई है या फिर ये दिया हुआ है और बोला है कि अब इसका रेशो बताओ, मतलब Amax by Amin का रेशो बताओ, तो उसके लिए क्या रिलेशन है, दैट इज सिंपल, क्या हो जाएगा, A1 plus A2 डिवाइडेड बाय A1 minus A2, सिंपली यू विल गेट Amax by Amin, ठीक है। अगर ये दिया है तो ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एंड फाइनली लास्ट में चलते हैं, अगर Imax by Imin का रेशो पूछता है तो जस्ट क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया है ना, मतलब A1 by A2, ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 minus A2, इसका अगर आप होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज Imax by Imin मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर हमें A1 by A2 पता है तो उससे हम I1 by I2 फाइंड कर सकते हैं, Amax by Amin फाइंड कर सकते हैं, Imax by Imin फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको सॉल्व करना है, डरना नहीं है, ठीक है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर कराया है। ओके, इसके ही बेसिस पे एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल I1 by I2 आपको बता के रखा हुआ है 4/3 है,
ठीक है, तो देन व्हाट विल बी ए मैक्स बाय ए मिन। तो आपको क्या देके रखा है, इसकी वैल्यू देके रखी हुई है और बोला है इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो हमको मालूम है अगर I1 बाय I2 दिया हुआ है, मतलब क्या देके रखा हुआ है, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर देके रखा हुआ है, मतलब ये हमको किसकी वैल्यू मालूम है, दैट इज इसकी वैल्यू I1 बाय I2 पता है। इफ अगर मुझे ये पता चल गया है तो मुझे क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली क्या करूंगा, A1 प्लस A2 कर दूंगा, मतलब ये तो हमारा ऊपर वाला A1 होगा और नीचे वाला क्या होने वाला है, A2 होने वाला है। सो देयरफॉर मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, I1 बाय I2 से मैं अगर A max बाय A min फाइंड करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। सो देयरफॉर A1 प्लस A2 मतलब क्या, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, दैट विल बी 7 बाय 1। सो देयरफॉर मेरे को I1 बाय I2 का रेशियो जो मिल गया वो क्या मिल गया, 7 बाय 1। ठीक है, सिंपल, होप अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है, सारी चीजें समझाई हुई। ठीक है, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। फिर इसमें क्या है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशंस होगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशंस होने वाली हैं, उसको देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है। अब पार्ट डिफरेंस को हम स्मॉल x से बताते हैं, पार्ट डिफरेंस x इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द फार्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। जस्ट उसको कहना फेज डिफरेंस अगर इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट कुछ नहीं 2 पाई n मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना था, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें अब फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो बस उसको 2 पाई n लगा देना है। अब आगे फेज डिफरेंस के लिए क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सब हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, मतलब क्या रहता है यहाँ पे अगर हम n रखेंगे, n क्या रहेगा, n यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा अगर फेज डिफरेंस बोलने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अगर 0 पुट किया तो 0 आएगा, 0 के बाद 1 पुट किया तो 2 पाई आएगा, 2 पुट किया तो 4 पाई आएगा, ऐसे 3 पुट किया तो 3 पुट किया तो 3 टू 6 हो जाएगा, 6 पाई, ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, सो देयरफॉर ये ध्यान में रखिए, अगर हमारा पैटर्न कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस होता है x इज इक्वल टू n लैम्डा और फेज डिफरेंस होता है 0 1 2 3, दैट मींस 0 2 पाई 3 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई अप टू डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस क्या होगा, सबसे पहली बात पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस जो होता है ये पार्ट डिफरेंस x इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, n यहाँ पे होने के लिए n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट डिफरेंस का कंडीशन है। बट फेज डिफरेंस बताने के लिए इसका ही फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इट बिकम्स 2n माइनस 1 इंटू पाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक ध्यान में रखना है, जैसे वहां पे सारे कंडीशन जो थे वहां पे क्या प्रेजेंट था, हम देख रहे हैं सारे इवन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे पहला अगर इफ n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रहने वाला है, 2 रहने वाला है, 3 होने वाला है, 4 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे n 0 नहीं होगा बस, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। देयरफॉर हमारे पास जो भी पॉइंट मिलने वाला वो क्या मिलेगा, पार्ट डिफरेंस का, दैट इज यहाँ पे 1 डाला तो 2 माइनस 1 1, तो इट बिकम्स पाई मिलेगा। फिर आगे ट्राई करोगे 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसे ही डॉट 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 n टर्म्स के लिए। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको ध्यान से नोट करें, सही से समझ के रखें कि कौन सा पैटर्न में 0 आ रहा है, n की वैल्यू कब 0 है, कब 1 आ रही है, कब 2 आ रही है, n की वैल्यू 1 है तो क्या हमारा पार्ट डिफरेंस बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली सवाल पूछ लिया जाता है इसके ऊपर, बहुत ही इजी सवाल। ठीक है, आगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बस इतना सा ये फार्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, बस हो गया। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमें, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्ट जो है ये इधर से आगे का कुछ पार्ट रह जाता है इंटरफेरेंस का, और डिफ्रैक्शन एक नया पॉइंट है जो कि हम ये सब पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसके अंदर हमने बहुत से कॉन्सेप्ट देखे, सारी चीजें क्लियर है, होप करता हूं ऐसा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, सॉल्व कर दूंगा। एंड कुछ नहीं समझा तो बैक पीछे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।